चलिए, so today we'll start unit number 3, right? And that is about dynamic and implementation UML diagrams. जो हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी, यूनिट नंबर जो 2 थी उसमें आपका स्टैटिक डायग्राम पे हमने एम्फेसिस किया था। स्टैटिक डायग्राम मतलब यूज केस, जिसमें हमने पढ़ा था दो यूज केस जो है वो तो हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया था। एंड यूज केस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायनामिक, ओके। और स्टैटिक में हमने पढ़ा डोमेन मॉडल्स और क्लास मॉडल्स। मैं एक बार फिर बता दूं, डोमेन मॉडल और क्लास मॉडल में क्या डिफरेंस है क्लास डायग्राम और डोमेन डायग्राम में। दोनों में ये डिफरेंस है कि डोमेन मॉडल में देयर इज नो मैथड्स। डोमेन मॉडल में मैथड नहीं होती है, वहां पर स्टार्टिंग या अर्ली स्टेज पर ही हम डोमेन मॉडल को क्रिएट करते हैं जब प्रपोजल आता है हमारे किसी भी डोमेन में काम करने का। और वहां पर हम सिर्फ जो करते हैं वहां पर सिर्फ क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन करते हैं और हम वहां पर से उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। वी डोंट गो इनटू द मच डिटेल्स एंड वी डोंट राइट देयर द ऑपरेशंस व्हिच विल बी इन द क्लास। जब उसको हम और रिफाइन कर देते हैं, जब हम उसमें एट्रीब्यूट को एकदम रिफाइन कर देते हैं, क्लास का नेम एकदम रिफाइन कर देते हैं, जब उसमें हम ऑपरेशंस को भी ऐड कर देते हैं, तो that domain models converts into the class diagram at the time of design phase। ठीक है ना, मतलब जब हम एनालिसिस फेज में रहते हैं तो हम उसी डायग्राम को डोमेन डायग्राम बोलते हैं, पर उसी डायग्राम को और जब रिवाइज्ड कर देते हैं हम, और जब हम डिजाइन डायग्राम फेज में आ जाते हैं तो वहां पर वो क्लास डायग्राम बन जाता है। चाहे वो क्लास डायग्राम हो चाहे वो डोमेन डायग्राम हो, दोनों में हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्लास ब्लॉक होता है जिसमें क्लास का नेम पहले होता है, मिडिल में एट्रीब्यूट होते हैं और लास्ट में जो स्पेस होती है वो ऑपरेशंस के लिए होती है। और दोनों के बीच में होती है क्लासेस की रिलेशनशिप। हमने रिलेशनशिप भी बहुत तरह की पढ़ी। हमने एसोसिएशन पढ़ा, एसोसिएशन का हमने अलग वेरिएंट देखा जिसको हमने कार्डिनलिटी बोला, जिसमें वन टू वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ये सारे वेरिएंट्स देखे हमने। उसके बाद हमने देखा एग्रीगेशन, जिसको हमने कहा इट इज अ होल पार्ट रिलेशनशिप, बट वहां पर जो पार्ट है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे डीवीडी प्लेयर विथ एग्जाम्पल इन अ कार, तो डीवीडी प्लेयर कार में नहीं होगा तब भी कार चलेगी, दैट इज एग्रीगेशन। लेकिन उसकी जो एक और रिलेशनशिप होती है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन, दैट इज द स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। लाइक व्हील, व्हील के बिना कार जो है वो नहीं चल सकती, या इंजन के बिना जो है कार वो नहीं चल सकती। मतलब जहां पर पार्ट और होल both are very important, just like you and your friend के बिना आप एक बार रह सकते हो, but parents के बिना you cannot live। so that is the difference between composition and aggregation। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट, जो थोड़ी बड़ी यूनिट है। फर्स्ट और सेकंड तो आपको लगेगा बहुत जल्दी खत्म हो गई, पर थर्ड यूनिट इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओनली डिफाइनिंग अबाउट डायनेमिक डायग्राम। कि स्टैटिक डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, डायनेमिक डायग्राम क्या होते हैं, डायनेमिक डायग्राम की पर्पस क्या है, ठीक। फिर हम डायनेमिक डायग्राम की कैटेगरी पढ़ेंगे। तो उसकी जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी हमारी, इंटरैक्शन डायग्राम। इंटरैक्शन डायग्राम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू। पहला है सीक्वेंस डायग्राम और जो दूसरा है दैट इज द कोलैबोरेशन डायग्राम। ये इंटरैक्शन डायग्राम दो तरह के होते हैं। फिर ये पहली कैटेगरी थी कौन सी, इंटरैक्शन डायग्राम। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, कम्युनिकेशन डायग्राम। और कम्युनिकेशन डायग्राम में हम थर्ड डायग्राम पढ़ेंगे, दैट इज स्टेट मशीन डायग्राम, जिसको हम स्टेट चार्ट भी बोलते हैं या स्टेट ट्रांजिशन भी बोलते हैं। फिर बता रही हूँ, स्टेट चार्ट और स्टेट ट्रांजिशन या स्टेट मशीन, सो मेनी नेम्स, ठीक है। उसके बाद हम एक और टाइप का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ेंगे, नंबर 4, दैट इज नोन एज एक्टिविटी डायग्राम, दैट इज नंबर 4। तो इंटरैक्शन डायग्राम दो टाइप के हो गए, सीक्वेंस ऑफ कोलैबोरेशन, और कम्युनिकेशन दो टाइप के हो गए, स्टेट ट्रांजिशन और एक्टिविटी डायग्राम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 3 कैटेगरी इन रोमन, जो होगी हमारी इंप्लीमेंटेशन डायग्राम, क्योंकि यूनिट का नाम ही है डायनामिक एंड इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। ये भी आते डायनेमिक की कैटेगरी में ही है, लेकिन इसको अलग से नाम दिया, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। तो इसमें 5th नंबर का जो डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं
that is the UML package diagram, then component diagram that is number 6 और deployment diagram that is number 7. मतलब टोटल इस यूनिट में हमें 7 डायग्राम्स पढ़ने हैं. जैसे अभी तक हमने क्लास डायग्राम पढ़ा, सॉरी सबसे पहले यूज केस पढ़ा, फिर हमने डोमेन डायग्राम पढ़ा और क्लास डायग्राम पढ़ा. अभी तक हमने सिर्फ 3 डायग्राम पढ़े हैं. अब हमें 7 डायग्राम्स और पढ़ना है. सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट ट्रांजिशन, एक्टिविटी, पैकेज, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट. इज इट ओके विद यू ऑल? Is it okay? Yes, ma'am. तो अभी जैसे हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमने सबसे पहले प्रैक्टिकल करा स्टडी ऑफ रैशनल रोज, फिर हमने किया स्टडी ऑफ यूएमएल, फिर थर्ड नंबर पे किया हमने यूज केस डायग्राम और फोर्थ नंबर पे किया हमने क्लास डायग्राम. अब उसी के सीक्वेंस में आप करते जाना. फिफ्थ नंबर पे सीक्वेंस, सिक्स्थ पे आपका कोलैबोरेशन, सेवेंथ पे आपका स्टेट मशीन, एट्थ पे आपका एक्टिविटी, नाइन्थ पे आपका यूएमएल पैकेज, 10th में आपका कंपोनेंट और 11th में आपका डिप्लॉयमेंट. इस तरह से आपको ये सारे जो आपकी प्रैक्टिकल पार्ट है इस यूनिट के साथ एंड हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो इस यूनिट के साथ एंड हो जाएगा. फिर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में कुछ और है, उसमें टेस्टिंग वगैरह है और बाकी डिजाइन पैटर्न्स वगैरह है. क्लियर? चलिए तो इसको हम देखते हैं. आज की क्लास में हम जितना कवर अप कर पाएंगे विल ट्राई टू कवर अप. तो सबसे पहले आपका आता है डायनेमिक डायग्राम. तो डायनेमिक डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बाय द वर्ड इटसेल्फ दैट इज डायनेमिक. स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग. तो ऐसे इवेंट जिसमें कुछ चेंजेस आपने किए तो वो चेंजेस के कारण यदि उनका बिहेवियर विद टाइम चेंज होता है, तो जैसे अंजलि, अभी मैं उसके साथ बैठी हुई हूँ, मेरे साथ पढ़ रही है क्लास में, ठीक है, वो आज ऑफलाइन आई है. तो अंजलि सपोज बैठी हुई है और अंजलि अभी सुन रही है सब कुछ. यदि अंजलि को मैंने एक चटा मार दिया तो क्या होगा? या तो गुस्सा हो जाएगी, या तो वो उठ के चले जाएगी, या तो वो रोने लग जाएगी, या तो मुझे पलट के एक मार देगी. एनीथिंग कैन बी. तो बिहेवियर जो है इवेंट का, इवेंट कौन है यहाँ पर? मतलब सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? अंजलि. उस पर इवेंट मैंने क्या परफॉर्म किया? उसको मैंने स्लैप मार दिया. तो उसका बिहेवियर उसके कारण बाय द टाइम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि मैडम तो अच्छी नहीं है, मैडम तो ऐसा करती है, राइट? तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं दैट हैपेंस इन दी डायनेमिक मॉडल. क्योंकि डायनेमिक मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें आप सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है विथ टाइम. क्लियर? So dynamic model represents the time dependent aspects of a system. ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज हो सकते हैं. And it is concerned with the temporal changes in the state of the object in a system. जैसे मैंने बताया कि अभी ये स्टेट कौन सी है? अंजलि की स्टेट. अभी वो सुन रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर कोई इवेंट परफॉर्म किया, उसको मैंने बोला राइट हियर, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, उसकी लर्निंग से राइटिंग हो जाएगी. फिर मैंने बोला ओके जो राइट लिखा है उसको डिक्टेट करो या ओरल करो, मतलब बोलो, तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? लिखना वो छोड़ देगी, पेन साइड में रख देगी और वो बोलने लगेगी. मतलब हर एक इवेंट पे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो टेम्पररी क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी. दैट इज द डायनामिक बिहेवियर. इसी को हम डायनामिक बोल रहे हैं. क्यों डायनामिक बोल रहे हैं? क्योंकि डायनामिक मतलब चेंजिंग, वेरिंग, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ रहा है. तो कौन मेन रोल प्ले करता है? हु प्लेज अ मेन रोल इन ऑल दिस? तो सबसे पहला जो रोल होता है दैट इज द स्टेट. स्टेट मतलब which is the situation at a particular condition during the lifetime of an object. अभी लोहा जो है वो सॉलिड है, उसको हीट अप करना मैंने शुरू किया तो वो मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा. स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी बाय द टाइम. मतलब जैसे उसको कंडीशन मिली है ना, पानी है, उस पर हीट दी तो गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो गई. मैंने वापस से नॉब को ऑफ कर दिया तो वापस से वो क्या हो जाएगा? कूल होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे. बीच में उसकी लुकवार्म की स्टेट भी आएगी. मैंने उसको उठा के फ्रीजर में रख दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. मैंने उसको गैस ऑन करके मैं यदि भूल ही गई सपोज, पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा. मतलब कंटिन्यू स्टेट जो है विद टाइम चेंज होती जाएगी. किसी को कोई डाउट तो नहीं है टिल नाउ? एनीबडी?
यस मैम। डाउट है कोई विनय? नो डाउट मैम। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। बाकी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र गया ये तो क्लास से। चलिए यस मैम, नो डाउट। यस मैम, यही हूँ मैं। ओके। देन ट्रांजिशन, ठीक है, आकाश भी सुन रहा है, आज पता चला। ट्रांजिशन देखो, स्टेट तो पहली हो गई, उसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ये जो चेंज होने वाला जो फेस है, कि बर्फ है, ऐसा थोड़ी फ्रीजर में रखी और एकदम से जम गई। इट टेक्स 1 आवर्स 2 आवर्स, डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ टेम्परेचर, है ना। आप यदि उधर कहीं ठंडी बर्फ वाली लद्दाख में चले जाओगे तो क्या होगा, ठंडियों में एकदम फटाफट जम जाओगे, राइट। तो दैट इज द चेंज ऑफ द स्टेट, मतलब ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट, इवेंट मतलब आपने परफॉर्म क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट चेंज होगी। आपने पानी को यदि गैस पर रखा है तो वो गर्म होना शुरू होगा, उसकी स्टेट अलग होगी। तब यदि आपने उसी पानी को फ्रीजर में रखा है तो उसकी स्टेट अलग होगी। और ये तो मैं आपको नॉर्मल लेमन एग्जांपल दे रही हूँ, कंप्यूटर की टर्म में इसके एग्जांपल आप खुद दे सकते हो। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली रेडी स्टेट होती है, स्टार्ट के बाद रेडी स्टेट होती है। जब रेडी स्टेट होती है तो वहां पर दैट द पर्टिकुलर प्रोसेस इज सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। यदि उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाती है, राइट। और यदि उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो वेटिंग स्टेट से वापस से रेज्यूम हो जाती है और वो कंटिन्यू प्रोसेसिंग स्टेट में आ जाती है, ऑनगोइंग स्टेट में आ जाती है। और जैसे उसका काम खत्म हो जाता है वो फ्री हो जाती है। या हमने तो सब चीजें पढ़ी हुई है, आपने किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वाली कंडीशन भी आती है, आपने तो वो भी पढ़ी हुई है, यस और नो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इवेंट जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टेट क्या होगी। इसको मैं सपोज इफ आई गिव हर अ टॉफी, अंजलि जैसे मेरे पास बैठी है, इफ आई गिव हर टॉफी तो उसकी स्टेट हैप्पी में हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी। और यदि मैं उसको स्लैप दूंगी दैट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स। तो दैट इज द मीनिंग, इवेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। देन एक्शन, इवेंट को एक्चुअली परफॉर्म करवाने के लिए यू नीड एन एक्शन। तो एनी uninterrupted and atomic computation that occurs due to some event and the concurrency of transition। concurrency का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, concurrency का मतलब होता है एक साथ। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्शन है वो ऑब्वियसली इवेंट पे डिपेंड करेगी, और यहाँ पर भी यही लिखा है कि एक्शन जो है, जैसे मैंने सपोज अंजलि को मारना चाहा तो मारना भी तो पड़ेगा मुझे, उसके लिए एक्शन भी तो क्या करना पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। यदि टॉफी देना चाहता, टॉफी मेरे पास होनी भी तो चाहिए, देन ओनली आई कैन गिव। मतलब अनइंटरप्टेड और एनी एटॉमिक कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब कि जो आप कर रहे हो ये सब कुछ इवेंट को परफॉर्म करने के लिए यू डू वेरियस काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल और यू डू वेरियस काइंड ऑफ प्रिपरेशंस। तो वो जो आप कर रहे हैं दैट इज द एक्शन। सो स्टेट मशीन मॉडल बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को समझने के लिए, उस वो कितना डायनामिक हो सकता है ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर मॉडल बनाएंगे। और ये जो मॉडल होता है उसमें इट गोज थ्रू अ वेरियस स्टेट, जैसे मैंने प्रोसेस की स्टेट बताई कि वो रेडी होती है, फिर वो रेज्यूम स्टेट में आती है, या वो हो सकता है वेटिंग स्टेट में चले जाएगी, या वो प्रोसेसिंग स्टेट में है। तो जैसे प्रोसेस की बहुत सारी स्टेज हो सकती है, वैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट ऑल्सो गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स। और वो स्टेप्स में क्यों जाता है, क्यों उसमें प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि वहां पर कुछ इवेंट जो है वो परफॉर्म होता है, एज वेल एज द एक्शंस ऑकरिंग ड्यू टू द इवेंट। उस इवेंट के कारण एक्शन क्या ऑकर हो रहा है, इवेंट क्या था, मैंने अंजलि को चाहता मारा, और एक्शन क्या है, उसका रोना आना, दैट इज द एक्शन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। A state machine is graphically represented through a state transition diagram। इस पे हम वही हुआ ना, देखो जो पीरियड होता है, जैसे अंजलि ने देखो मुझसे यहाँ पर ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछा है कि मैडम ट्रांजिशन का मतलब यही हुआ, नहीं, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट, मतलब रेडी था, जैसे उसको रिसोर्सेज मिला, तो जैसे रिसोर्सेज मिला और उसने अपनी प्रोसेस करना शुरू करी
तो दैट इज फॉर ट्रांजिशन, क्योंकि उसको ट्रांजिशन करने के लिए, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मैंने यहाँ से जाकर बस पकड़ी, दैट इज द ट्रांजिशन, क्योंकि मैंने एक्शन करा वहां पर। जी हाँ, वहां पर मेरा स्टेट चेंज हुआ, वहां पर मैंने एक्शन को परफॉर्म किया। तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या होती है, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज है, यदि ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। चलिए, नाउ डायग्राम्स ऑफ डायनेमिक मॉडलिंग, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जब मैंने आपको यूनिट बताई। इंटरेक्शन डायग्राम इज द वन कैटेगरी, और यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन लिखा है, आप इसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन डायग्राम इज दी अनदर कैटेगरी। देखो मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख के बता देती हूँ फिर से, जिसको समझ में नहीं आया हो। इंटरेक्शन डायग्राम दो टाइप के, कौन कौन से? सीक्वेंस और कोलाबोरेशन, राइट। उसके बाद यहां पर आप सेकंड वाला डाल लो, कम्युनिकेशन डायग्राम। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन डायग्राम अगेन दो टाइप के, एक तो स्टेट ट्रांजिशन और दूसरा एक्टिविटी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? इम्प्लीमेंटेशन, यस, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो डायग्राम थे वो तीन तरह के थे, दैट इज पैकेज, डिप्लॉयमेंट, पैकेज, डिप्लॉयमेंट और कंपोनेंट। दीज आर दी नेक्स्ट कैटेगरी जो आपको पढ़नी है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो ये आपकी डायनेमिक डायग्राम की कैटेगरीज हो गई। अब देखिए, व्हाट इज इंटरेक्शन डायग्राम। हम इसको इंटरेक्शन डायग्राम क्यों बोल रहे हैं? अब इंटरेक्शन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑलवेज टू वे। इंटरेक्शन कभी भी वन वे नहीं होता है। यदि मैं सेल्फ क्लास ले रही हूँ, यदि मैं सेल्फ पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं सपोज मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसको आप इंटरेक्शन कभी भी नहीं बोलेंगे। यदि मैं ऑनलाइन क्लास में वही चीज पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मैंने कुछ पूछा तो उसका रिप्लाई कर रहे हैं या यस और नो बोल रहे हैं, तो दैट इज द इंटरेक्शन। मतलब इंटरेक्शन वर्ड वहां यूज होगा जहां पर सेट हो। सेट मतलब जहां पर कपल हो, जहां पर पेयर हो, जहां पर बहुत सारे लोग हों। तो इंटरेक्शन डायग्राम डिस्क्राइब्स द डायनामिक बिहेवियर अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन डायग्राम। एंड इट कंप्राइजेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर रिलेशनशिप्स एंड द मैसेजेस दैट द ऑब्जेक्ट सेंड एंड रिसीव। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हूँ और अंजलि दूसरी ऑब्जेक्ट है जो मेरे साथ बैठी हुई है, तो सपोज अंजलि से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप कैसी होगी कि मैडम इज टीचिंग अंजलि, मतलब स्टूडेंट इज गेटिंग टीच्ड बाय अ टीचर, बट वहां पर ये तो उनकी रिलेशनशिप हो गई, लेकिन मैं टीचिंग कर रही हूँ तो वहां पर देयर इज अ सेंड एंड रिसीव आल्सो बिटवीन अस। मैं आपसे कुछ, आपको मैं कुछ सेंड कर रही हूँ और आपसे मैं कुछ रिसीव भी कर रही हूँ, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इंटरैक्शन मॉडल, दैट इज द डायनामिक बिहेवियर का पार्ट। क्यों? क्योंकि इफ आई एम गिविंग यू समथिंग देन आई एम आल्सो टेकिंग यू फ्रॉम समथिंग एंड यू आर आल्सो गिविंग मी समथिंग बैक इन रिटर्न, मतलब आप भी मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगा तो वही दूसरा ऑब्जेक्ट उस पहले ऑब्जेक्ट से भी कम्युनिकेट बैक करेगा। So there are two types of interaction diagrams. One is the sequence diagram and another one is the collaboration diagram. Sequence diagram represents the temporal ordering of a message in a tabular manner. देखो डेफिनेशन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो आप कोलैबोरेशन डायग्राम बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होंगे। मैं आपको इसको व्हाइट स्क्रीन पे बताती हूँ, तब शायद आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, सिंपल भाषा में समझाऊं तो इफ इट इज ऑब्जेक्ट 1, इफ इट इज ऑब्जेक्ट 2, इफ इट इज ऑब्जेक्ट 3, व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ओके, अच्छा वरुण भी सुन रहा है आज, तो क्या बात है। ऑब्जेक्ट 1
ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। कैसे रखा मैंने इनको? इन द फॉर्म ऑफ टैब्यूलर, टैब्स के फॉर्म में रखा है ना। मैंने इसमें लाइन बना दी तो बिल्कुल टेबल जैसा दिखने लग गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, मैसेज का सेंड और रिसीव, दैट इज द इंटरेक्शन। ऑब्जेक्ट 1 जो है मैसेज भेजेगा 2 को, जो 2 है वो मैसेज भेजेगा सपोज 3 को, जो 3 है वो वापस रिप्लाई करेगा 2 को। हो सकता है जो 2 है वो वापस मैसेज करेगा 3 को। इसको ऐसे कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब हो सकता है 3 कर रहा है किसको, 4 को, डेटाबेस को। हो सकता है डेटाबेस 3 के को पास करके सीधे किसको कर रहा है, 2 को, और फिर 2 से जाएगा 1 को। मतलब सीक्वेंस कैसी मेरी शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7। This is known as sequence diagram where objects are kept in a tabular format and one object is interacting with the another object. Is sequence diagram clear? Clear मतलब समझने के लिए डेफिनेशन वाइज। अब देखो मेरे पास जगह कम है लेकिन मैं अलग उससे बनाती हूँ पेन से, तो थोड़ा सा आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर आपको बना के दिखा रही हूँ कि इसी का सीक्वेंस डायग्राम से ही कोलैबोरेशन डायग्राम ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कितने ऑब्जेक्ट है इसमें, 3 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, 1 2, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको 1 2 मैसेज मत कंसिडर करना। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, फिर ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 3 और ये वाला हो गया मेरा डेटाबेस जिसको मैंने लिखा डीबी। अब सीक्वेंस से मैं कोलैबोरेशन कैसे बनाऊंगी, देखो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कितनी बार मैसेज पास हो रहे हैं, केवल एक बार, और एक बार नीचे भी हो रहा है यहाँ पर या नीचे भी। मतलब पहले 1 वाला मैसेज 2 में, मतलब ऑब्जेक्ट 1 से 1 वाला मैसेज 2 में गया था और 7th नंबर वाला मैसेज 2 से 1 में आया है। तो 1 और 7 में लिखूंगी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में। अब ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 3, तो देखो ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट, सॉरी डेटाबेस में बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 3 ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट 3 में 3 नंबर आया है, पर कौन सा नंबर आया, 2 नंबर आया है, सॉरी नंबर 2 कौन सा, ये वाला, ये देखो नंबर 2 कहाँ जा रहा है, 2 से 3 में, तो देखो 2 से 3 में नंबर 2 गया। अब 3 से 4, सॉरी 3 से 2, मतलब 3 से 2 कौन सा मैसेज जाएगा यहाँ पर, नंबर 3। फिर 2 से 3, ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 3, मतलब अगेन ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 3, यहाँ पर कौन सा मैसेज आया है, दैट इज नंबर 4। नाउ ऑब्जेक्ट 3 से डेटाबेस, इसके बीच में कितने मैसेज पास हुए हैं, ओनली 5 नंबर, ये जो है। तो ऑब्जेक्ट 3 से डेटाबेस ये कौन सा गया, नंबर 5। और 6 से 7 कहाँ गया है, डेटाबेस से 2, मतलब डेटाबेस से 2 ये गया है 6 नंबर 6। बस, तो दिस इज हाउ ऑटोमेटिकली सीक्वेंस डायग्राम से कोलैबोरेशन डायग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया। रैशनल रोज का सबसे अच्छा एडवांटेज है, किसका, रैशनल रोज का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि F5 बटन प्रेस कर दो सीक्वेंस बनाने के बाद तो कोलैबोरेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, पर आप तो बहुत ही मेहनती लोग हो, इसलिए रैशनल रोज तो आपके पास है नहीं, आप तो खुद से बनाओगे कोलैबोरेशन डायग्राम, F5 बटन प्रेस करके नहीं बनाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस मैम, Yes, ma'am. हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि हाउ कोलैबोरेशन डायग्राम इज मेड बाय द यूज ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। फिर मैं पूछूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अमन को आया, विनय को आया, नरेंद्र को आया, आकाश को आया, वरुण तुम भी सुन रहे थे, तुमको नहीं आया,
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है। बस एक चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं, सीक्वेंस डायग्राम वो डायग्राम होता है जहां पर टैबुलर फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वन बाय वन ऑब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग हम बताते हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का रोल आ रहा है सीक्वेंस वाइज हम उसको बताएंगे। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम क्या बताता है कि हाउ टू ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स टू ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 और 2 के बीच में कितनी बार रिलेशनशिप हुआ, 2 बार, 1 और 7। 2 और 3 के बीच में कितनी बार हुआ, 3 बार, 2, 3 और 4। फिर 3 और डेटाबेस के बीच में कितनी बार हुआ, 1 बार, ओनली 5 मैसेज। और डेटाबेस और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कितनी बार हुआ, ओनली 1 टाइम, दैट इज नंबर 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एक और बताती हूँ। हाँ, बताएं। इसमें जैसे सीक्वेंस डायग्राम में वो अगर कोई मैसेज 1 से 4 को पास करे तो वो मैसेज सेकंड और थर्ड से पास होता है। नहीं, उससे मतलब नहीं, वो डायरेक्ट मैसेज होगा, वो वाया 2 और 3, इसमें ना वाया वाली कोई चीज नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा मैंने डेटाबेस से 2 नंबर में डाला, तो कम्युनिकेशन डेटाबेस और 2 नंबर के बीच में ना, वहां पर वाया का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल लेते, देखो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड सपोज डीबीएमएस, ऐसा करते हैं। 1 से गया 2 में, नंबर 1, 2 से गया वापस 1 में, नंबर 2, 2 से गया वापस से 3, 3 से डेटाबेस में गया 4, फिर आया यहाँ पर एक सेल्फ लूप, मतलब डीबीएमएस का डीबीएमएस में ही रहा, दैट इज नंबर 5। क्योंकि कई बार सेल्फ लूप भी होता है ना। चलो, फिर अभी 5 के बाद भी ये कहाँ पर है, डेटाबेस में ही है। फिर 5 के बाद कहाँ गया ये, डायरेक्ट 1 में, तो सपोज इसको मैंने दिया है 6। 1 से वापस आया किसमें, सपोज डेटाबेस में, इसको मैंने नाम दिया सपोज 7। अब मैं इसका बनाती हूँ कोलैबोरेशन। क्या बनाऊंगी, O1, O2 और डेटाबेस। अब तुम लोग बताओ 1 और 2 कितनी बार इंटरेक्ट कर रहे, खुद ही बता दो। पहले कर रहे हैं 1 वाले मैसेज से, फिर कर रहे हैं 2 वाले मैसेज से, ये बताओ, फिर कर रहे हैं 3 वाले मैसेज से, उसके बाद 3 वाले के बाद कोई भी आपस में इनके नहीं हो रहा है। ठीक, फिर O2 से डीबीएमएस कितनी बार हो रहा है, O2 से डीबीएमएस नंबर 4, O2 से डीबीएमएस नंबर 4th वाला मैसेज आ रहा है। फिर एक सेल्फ लूप आ रहा है, कहां पर, डेटाबेस पे, तो एक डेटाबेस पे इस तरह से सेल्फ लूप बना दो, और नंबर 5। फिर नंबर 6 है वो डेटाबेस से कहां जा रहा है, 1 पर, तो दैट इज नंबर 6। और फिर 7 वाला जा रहा है वापस से 1 से डेटाबेस पे, दैट इज नंबर 7। मतलब दोनों डायग्राम में बहुत अंतर है। एक ये बता रहा है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता वहां पर, इसलिए उसको सीक्वेंस डायग्राम नहीं बोला, वहां पर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब कोलैबोरेटिवली कितनी बार वो लोग आपस में मिल रहे हैं, भले ही थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिल रहे हो, लेकिन कितनी बार। जैसे होता है ना कि आप लास्ट 6 मंथ्स में अपनी फ्रेंड से कितनी बार मिले हो, दैट इज द कोलैबोरेशन डायग्राम। कि मैं जुलाई में मिला था, फिर मैं अगस्त में मिला था, फिर अगस्त 2nd वीक में मिला था, फिर मैं 4th वीक में मिला था, फिर मैं सितंबर 1st वीक में मिला, मतलब टोटल 5 बार मैं अपने दोस्त से मिला। पहली चीज, सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि मैं पहले अपने दोस्त से मिला, फिर मैं अपने एक और दोस्त के वहां गया, फिर एक और दोस्त से मैं अपने तीसरे दोस्त के यहाँ गया, फिर हम सब मिलके मेरे घर पर आए, या हम सब मिलके पार्टी हॉल में गए, कंप्लीट सीक्वेंस। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन कितना है वो आपको बताना है। ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन टाइम जो आप पूछ रहे हो ना अमन, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टाइमिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो उस टाइमिंग को बता रहा है। जो सीक्वेंस डायग्राम है वो उस टाइमिंग को बताता है, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम में टाइमिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर टाइमिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पर किस चीज का इंपॉर्टेंस है, वहां पर ये है कि दोनों में इंटरेक्शन कितनी बार हुआ है, उस चीज का इंपॉर्टेंट है। So sequence diagram represent the temporal ordering of message in a tabular manner, while collaboration diagram represent the structural organization of object
that send and receive messages to vertices and arcs. मतलब जितनी भी बार सेंड एंड रिसीव हुआ है सबको आपको यहाँ पर माइंड करना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो ना आपको वो समझ में आएगा इसका प्रैक्टिकल करना, ना आप खुद से कोई सीक्वेंस डायग्राम बना पाओगे, बिकॉज सीक्वेंस डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोलैबोरेशन तो चलो फिर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, मान लेते हैं अपन, लेकिन सीक्वेंस तो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। और आपने सीक्वेंस सही बनाया तो ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन सही हो जाएगा, लेकिन आपने सीक्वेंस ही गलत बनाया तो आपको कोलैबोरेशन डायग्राम भी गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो भी सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट की या इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ये इंटरेक्शन डायग्राम अलग होते हैं और कम्युनिकेशन अलग होते हैं। यहाँ पर हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट का जब अलग अलग मतलब उसकी पूरे लाइफ टाइम में, जैसे मैं अपनी बात करूँ, इफ आई एम ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो मैं कभी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी थी, है ना, उसके बाद में प्राइमरी में आई, उसके बाद में मिडिल में आई, उसके बाद में अडल्ट में आई, उसके बाद में व्हाटएवर में आई, अब मैं ओल्डर में जाऊंगी या सीनियर में जाऊंगी, कुछ भी, मतलब एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर्स की हम बात करते हैं जब, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट ट्रांजिशन। लेकिन बस यहाँ पे यही है कि इवेंट और एक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको इवेंट जो है अप्लाई आप करोगे तभी उस पर एक्शन जो है वो परफॉर्म होगी, और तभी वो अपना डायनामिक बिहेवियर जो है वो शो करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इवेंट पर किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, कि किस तरह का जो बिहेवियर है वो शो हो रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. No doubt. अभी वैसे डाउट होगा भी ना तो डोंट वरी अबाउट इट। आज हमने जो लिया दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन। अभी तो हमने डिटेल में बात ही नहीं की है बिल्कुल भी। अभी तो हमने सिर्फ चीजों को समझा है कि एक सीक्वेंस, एक कोलैबोरेशन, एक स्टेट ट्रांजिशन में अंतर क्या होता है। अभी तो हमें वन डायग्राम को डिटेल में लेना है और उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उसके पर्पस को भी समझेंगे, हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट, सब कुछ हम पढ़ेंगे जैसे हमने यूज केस क्लास डायग्राम सबका पढ़ा था। क्लियर? चलिए, सो एनी डाउट?